नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस क्रम में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वो इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ रहे हैं जो इस बार के यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट विधेयक अधिनियम के बारे में देखा, सुप्रीम कोर्ट के जो 2023 में इंपॉर्टेंट जजमेंट आए थे उनके बारे में देखा। ये सारी सीरीज इसी क्रम में चल रही है, सब आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अब जो है आज हम लोग शुरू करेंगे कि 2023 में जितने भी सूचकांक और रिपोर्ट्स आए हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, केवल उन्हीं की पॉइंट पे बात करेंगे जो आपको जानना चाहिए, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं ज्यादातर हो सकती हैं। तो ये भी दो पार्ट में होगा, आज पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलिए शुरू करें कि इस बार के लिए आपके लिए कौन कौन से वो महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट्स हैं जो 2023 में आए। इसमें हम अगर देखिए, अगर पहला बात करें तो पहली जो रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2023 में रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पे ग्लोबल जेंडर गैप को निर्धारित करती है। तो क्या स्थिति है, क्या चीजें हैं, आइए हम लोग इसमें देखते हुए चलें। तो देखो, और इस पे हम लोग केवल उन्हीं की पॉइंट पे बात करेंगे जहां से प्रश्न बनने की उम्मीद है। जैसे कि मान लो कोई रिपोर्ट है तो कौन जारी करता है, क्या क्या उसके खास विशेषताएं हैं, इन सब की पॉइंट्स पे। तो जो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान में रखिएगा, के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का ये 17वां संस्करण है। तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना, 17वां 18वां उतना नहीं पूछता, फिर भी आप ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखिएगा कि किसके द्वारा यह जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जो कि 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया है। जो 2023 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, 146 देशों में इसके बारे में बात है। तो क्या क्या चीजें हैं ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या सूचकांक है, किन आधारों पर जारी किया जाता है, यह भी आपको जानना बनता है। तो इसके 4 आयाम हैं, ये 4 आयामों पे जारी किया जाता है वैश्विक स्तर पे। मतलब कि जो 146 देशों में इसको जारी किया गया है, तो इन 4 आयामों पे, ये 4 पैमाना है, 4 मानदंड है, इसी के आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई है। पहला क्या है कि पहला है आपका आर्थिक भागीदारी और अवसर, वहां पे उन देशों में इनकी क्या स्थिति है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की स्थिति क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति क्या है, कि इसमें ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें यानी कि महिला पुरुषों की भागीदारी की स्थिति की बात करता है कि क्या जेंडर गैप है वैश्विक स्तर पे, बेसिकली इनकी कि आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता में क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पर, महिलाओं की शिक्षा के अवसर में इस गैप को निर्धारित करता है, स्वास्थ्य के मामले में, राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में क्या स्थिति है, बेसिकली इसी पे ये डिपेंड रिपोर्ट है। इसमें अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो सूचकांक है ना, ये 0 से 1 के बीच में स्कोर प्रदान करता है। जो 4 आयाम है, मानदंड है, उन पे ये स्कोर किया जाता है, और वो जो स्कोर के लिए मार्किंग दी जाती है वो 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। और इसमें जहां पे 1 स्कोर है वो पूर्ण लैंगिक समानता को दर्शाता है, और जहां पे 0 है वह पूर्ण लैंगिक असमानता की स्थिति को दर्शाता है। लैंगिक समानता, लैंगिक असमानता तो आप समझिए कि लैंगिक आधार पे भेदभाव या लैंगिक आधार पे अवसर की समानता, शिक्षा का अवसर, राजनीति का अवसर, स्वास्थ्य का अवसर, किस तरीके से, वो 4 आयाम है, उन्हीं के आधार पे ये स्कोर करता है। और ये जो सूचकांक है ये लंबे समय से चला आ रहा है। खैर, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। 2006 के बाद से ये लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में जो जो प्रगति हो रही है उनको ट्रैक करता है, और उनको ट्रैक करके ये प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति, इन्हीं 4 आयामों पे काम करता है। इन पर महिलाओं व पुरुषों के बीच जो अंतराल है उसकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में काम करता है कि इन 4 क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है, लैंगिक गैप कितना कम हुआ है या कितना बढ़ा है, यह जारी करना इसका काम है। वार्षिक मानदंड है, मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, ध्यान में रखना है भी। इसके माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भ में
प्रासंगिक प्राथमिकताएं निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। 146 देशों की जिस सूची में बात हुई है, तो सभी लोग इन चारों आयामों में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। अब इस बार जो ये रिपोर्ट 2023 की आई है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्कोर है, ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर है, ये 2023 में 68.4% है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% का मामूली सुधार हुआ है। तो 2023 में स्कोर जो है थोड़ा सा बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। अगर इस पे बात किया जाए तो पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 131 वर्ष लगेंगे, जो यह दर्शाता है कि परिवर्तन की समग्र दर काफी धीमी है। यानी पुरुष और महिला दोनों की अगर लैंगिक समानता, इक्वलिटी की बात की जाए, तो इसको वैश्विक स्तर पे पाने में अभी 131 वर्ष के आसपास लगेंगे, जिस स्पीड से यह चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी धीमी है प्रोग्रेस, और उसी आधार पे तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें टॉप रैंकिंग वाले देश कौन से हैं, कि किन देश में बेहतर लैंगिक समानता है, किस देश में खराब प्रदर्शन है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो अगर हम इसमें बात करें तो आप देख रहे हैं कि 91.2% के लैंगिक अंतर या जेंडर गैप के स्कोर के साथ आइसलैंड, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड जो है लगातार 14वें वर्ष सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। आइसलैंड टॉप पे है और लगातार 14 वर्ष से टॉप पे है लैंगिक समानता की स्थिति में। इसको स्कोर जो मिला है 91.2% मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने यहां पर लैंगिक अंतर को 90% से अधिक कम करने में सफल हुआ है, आइसलैंड। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, कौन सा देश है, आइसलैंड, लगातार 14 वर्ष से। आइसलैंड के बाद 3 और नार्डिक देश हैं जिन्होंने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे नॉर्वे है 87.9% के साथ, फिनलैंड है 86.3% के साथ, स्वीडन है 81.5% के साथ। तो आइसलैंड के बाद 3 और जो देश है उनकी स्थिति ये है, इनके बारे में मैं भी ध्यान में रखेंगे कि आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये 4 देश हैं जहां पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इनकी स्थिति बेहतर है। ठीक है, जो कि इनके यहां पे लैंगिक समानता के बारे में बताता है। वहीं पे अगर हम बात करें, क्योंकि 4 पैमाने हैं, 4 पैमानों पे बात हुई है, तो स्वास्थ्य और उत्तरजीविता पे अगर वैश्विक स्तर पे बात करेंगे कितना लैंगिक अंतराल बढ़ा है या कम हुआ है, तो वैश्विक स्तर पे स्वास्थ्य के मामले में लैंगिक अंतर जो है वो 96% हुआ है। ये स्कोर है, ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक सशक्तिकरण में अगर बात करें तो इसमें लैंगिक अंतर को समाप्त करने में भी 162 वर्ष लगेंगे। यानी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी ठीक ठाक बढ़े, बराबरी पे आए पुरुषों के, इसमें भी काफी समय लगेंगे। तकरीबन 162 वर्ष वैश्विक स्तर की बात हो रही है, जिसकी वर्तमान विश्व भर में समापन दर 22.1% है अभी वैश्विक स्तर पर। यह आंकड़ा है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट। शैक्षणिक उपलब्धि की बात करें तो 2006 से 2023 की अवधि में जो प्रगति है, लैंगिक अंतर कम हुआ है 95.2%। वैश्विक स्तर पर शिक्षा के उसमें जो गैप है वो कम हुआ है। शैक्षणिक उपलब्धि में अगर लैंगिक अंतर की बात करें तो 16 वर्षों में कम होने का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर भी तकरीबन 16 वर्ष और लग सकते हैं। जो एजुकेशन के सेक्टर में गैप है, लिंग के आधार पर जो गैप है महिला पुरुषों के बीच में, उसको भी कम होने में तकरीबन 16 वर्ष का समय लग सकता है। आर्थिक भागीदारी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक अंतर 60.1% है। यहां पे जो आंकड़ा है एक कार्यबल में लैंगिक समानता हासिल करने में अस्थायी चुनौतियों को उजागर करता है कि कार्यबल में महिलाओं की कितनी भागीदारी है उस पे। तो अभी उसका स्कोर 60.1 है। ये भी अभी और बराबर होने में, इक्वल होने में, पुरुषों के बराबर महिलाएं भी काम कर रही हैं, श्रम बल में भागीदार हैं, उनमें अभी तकरीबन 169 वर्ष में कम होने का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। तो ये स्पीड है, इस तरीके से चीजें हैं, इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अब ये तो आपने वैश्विक स्तर का आंकड़ा देख लिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बनता है कि भारत का इसमें प्रदर्शन क्या है। तो जो टॉप कंट्री हैं 4, उनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भारत का इसमें क्या स्कोर है। तो भारत जो है अपने पहले की स्थिति से प्रोग्रेस है, भारत 100 से ऊपर का भी आंकड़ा अभी भी है। रिपोर्ट में जो 2023 आया है, भारत 146 देश में 127वें स्थान पे है 2023 में। यानी अगर हम 2023 में बात करें तो 146 देशों में भारत की स्थिति 127वें नंबर पे है। थोड़ा सा पहले से बेहतर इसलिए है कि 2022 में
2022 में जो स्थिति थी, भारत 146 देशों में 135वें नंबर पे है। तो 135 से 127 कम हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो स्कोर होता है ये 0 से 1 की ओर बढ़ता है, यानी जो इधर जितना पढ़ रहा है वो क्या है, खराब, और इधर जो हो रहा है वो बेहतर। तो कम है, 135 से 127वें स्थान पे है। तो पहले की तुलना में भारत में थोड़ा सुधार हुआ है। ठीक है, अगर हम साथ में देखें भारत की स्थिति, तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान 142वें पे है। ठीक है, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें, भूटान 103वें स्थान पे है। ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, पिछले संस्करण की बात करें, देश में तकरीबन 1.4% अंक और 8 स्थान का सुधार हुआ है लास्ट ईयर से, जो कि 2020 के समता स्तर की ओर आंशिक सुधार को दर्शाता है। तो ये थोड़ा सुधार है इंडिया में, ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ष क्या स्थिति 146 देशों में भारत की। भारत ने समग्र लैंगिक अंतर को अपने यहां पे 64.3% कम किया है। ये भी भारत का स्कोर है 2023 का। वहीं पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में भारत की बात करें, तो सभी स्तरों पे नामांकन में भारत ने लैंगिक समानता हासिल की है, जो देश की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक विकास को दर्शाता है। मतलब भारत में अगर एजुकेशन के सेक्टर में देखें तो लड़कियों की का भी जो नामांकन दर है वो ठीक है, स्थिति ठीक है इसमें। आर्थिक भागीदारी और अवसर में अगर हम भारत की बात करें, तो इसमें भारत का क्या है कि 36.7% लैंगिक समानता भी भारत इसमें हासिल कर पाया है। अभी ये भारत के लिए चैलेंज है। ठीक है, और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली गिरावट भी आई है, जैसे कि वेतन, आय में समानता पुरुषों के बराबर, वरिष्ठ या उच्च पदों पे या तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की जो भूमिका है, इन सब में कमी है। इसी वजह से ये स्कोर है। अगर राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें भारत में महिलाओं की, तो इस पे जो स्थिति है, तो 25.3% की समानता हासिल की है। संसद में कुल सांसदों की तुलना में महिला सांसद प्रतिनिधित्व 15.1% है, जो वर्ष 2006 की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सबसे अधिक है। अब तो 1/3 आरक्षण भी मिल गया है, तो अब स्थिति और बेहतर होगी। तो यह ध्यान में रखिएगा। अगर वहीं पर वैश्विक स्तर पर बात करें राजनीतिक सशक्तिकरण में और देशों की क्या स्थिति है, तो बोलीविया में 50.4, भारत 44.4, फ्रांस 42.3 सहित 18 देशों ने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हासिल किया है पहले की तुलना में। तो भारत की भी यह स्थिति पहले से सुधार हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, तो इसमें जो लिंगानुपात है 1.9% अंक का सुधार हुआ है। थोड़ी धीमी प्रोग्रेस है, लेकिन पहले की तुलना में भारत में इसमें सुधार है। अब अगर और देशों की बात करें, तो वियतनाम, चीन, अजरबैजान के साथ साथ भारत का स्कोर अभी भी विषम लिंगानुपात के कारण स्वास्थ्य उत्तरजीविता में सूचकांक में अपेक्षाकृत कम है। अभी भी भारत में लड़के और लड़कियों का जो गैप है, अब इस पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये अभी थोड़ा ही सुधार है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स था, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ेंगे वो क्या है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। 2023 में आया है। क्या खास है इसके बारे में, पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर के वैश्विक स्तर पे क्या बातें हैं, क्या पॉइंट, सॉरी वैश्विक स्तर पर नहीं, भारत के स्तर पे क्या मुद्दा है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो है कौन, तो ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में पंचायत विकास सूचकांक पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला थी, उसमें पंचायत विकास सूचकांक पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसी वजह से चर्चा में रहा है। ये सूचकांक होता क्या है, पंचायत विकास सूचकांक? तो पीडीआई जो है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ये एक समग्र सूचकांक है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में पंचायतों के प्रदर्शन को मापता है। कि पंचायतें जो गांव के विकास के लिए काम करती हैं, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय हुए हैं, उन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायत कितनी भूमिका का निर्वहन करता है, उसको मापने का यह इंडेक्स है। यह पंचायतों की विकास स्थिति का समग्र और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रदान करता है और उनकी शक्ति और कमजोरियों को उजागर करता है कि क्या स्थिति है। इसमें अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि पंचायतों और हितधारकों के बीच उनके महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ा के जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनसे लोकल स्तर पर विकास किया जाए, जो टारगेट रखा गया है।
यह सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों को सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को अपनाने के लिए भी नए नए आइडियाज को जो बेहतर हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्थानीय स्तर पर पाने के लिए, इसके लिए पंचायतों को जागरूक भी किया जाता है और चीजों की पूर्ति भी की जाती है। इसमें रैंकिंग और वर्गीकरण कैसे होता है, तो इसमें पंचायत विकास सूचकांक आपका जिला, ब्लॉक और गांव सहित विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को उनके कुल स्कोर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, इस तरीके से पंचायतों को 4 ग्रेडों में इसमें वर्गीकृत किया गया है कि कौन सा पंचायत किस आधार पर किस ग्रेड में होगा। तो जो ग्रेड डी है, ये स्कोर जिस पंचायत का स्कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने की दिशा में यानी प्रगति की दिशा में कम है, यानी 40% से कम जिसका स्कोर है वो ग्रुप डी में आएंगे। जिन पंचायतों का स्कोर 40 से 60% के बीच में है वो आएंगे आपका ग्रुप सी में। जिनका स्कोर 60 से 75% के बीच में है वो ग्रुप बी में आएंगे। जिसका 75 से 90% में है वो ग्रुप ए में आएंगे। और जो 90% से ऊपर जिनका स्कोर है बेहतर प्रदर्शन के लिए वो ए प्लस में आएंगे। तो 4 तरीके का स्कोर है, ए प्लस, ए, बी, सी, डी, इस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसका विषय और केंद्र बिंदु क्या है, तो ये जो इंडेक्स है ये 9 विषयों पर विचार करता है पंचायत क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जैसे गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका प्रदान करने का, स्वस्थ गांव, बाल सुलभ गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गांव, सुशासन तथा महिला अनुकूल गांव। ये सब पैमानों पे वो 4 ग्रेड डिसाइड किए जाते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार वो स्थिति डिसाइड होती है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा इंडेक्स। इसका अनुप्रयोग और लाभ क्या हो सकता है, तो देखो इसका अनुप्रयोग और लाभ में बेसिकली यही है कि ये जो सूचकांक है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा पंचायती राज को पुरस्कारों और विकास के लिए डेटा संचालित और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण पे बल देने के लिए। इस बार जो उदाहरण के लिए मान लो कि जो भी पंचायत कम स्कोर वाले कैटेगरी में होगा, मान लो डी में होगा, तो अपने आप को डेवलप करके आगे सी में लाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से इस सब में बल में मिलेगा। जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके साथ संबद्ध पंचायत और अन्य संस्थाओं के द्वारा कार्यान्वित जो भी योजना है उनका निर्माण, निगरानी, मूल्यांकन करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य यही है। पीडीआई यानी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स सफल मॉडलों एवं हस्तक्षेपों को सीखने और उनकी प्रतिकृति के लिए पंचायतों को हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव को साझा करने की सुविधा। तो कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखिएगा बस। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसको क्या है कि जब ये शुरू किया गया था तो इसको महाराष्ट्र के 4 जिलों में शुरू में किया गया, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर। ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, मतलब तेजी से देखने के लिए कि ये इस तरीके से क्या डेवलपमेंट होता है, क्या चीजें बढ़ती हैं। तो फिर ऐसा चला करके इसके डेटा का उपयोग किया गया और उसके अनुसार पंचायत विकास सूचकांक की रिपोर्ट बनाई गई इन 4 जिलों में। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, यह जानकारी हुई कि महाराष्ट्र के 4 जिलों में 70% जो पंचायतें हैं वो कैटेगरी सी में आती हैं, जबकि 27% कैटेगरी बी में आती है। यह रिपोर्ट मिला उस 9 पैमानों के आधार पे मूल्यांकन करने का 4 कैटेगरी में। तो यह स्थिति है और यही जो रिपोर्ट है साक्ष्य आधारित योजना, मतलब जो दिख रहा है कितना हुआ है तो साक्ष्य उनके सामने, उस आधार पे कि कौन सा गांव कौन सा पंचायत जिसके अंदर में है, डी कैटेगरी में है, तो और बेहतर वहां पे योजनाएं करनी पड़ेंगी, ठीक तरीके से लागू हो, लोगों की पहुंच हो कि उनकी कैटेगरी बढ़े, ठीक है, उनका ग्रेड बढ़े। तो उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। ठीक है, कि क्या संसाधन, क्या प्रबंधन वगैरह। तो यह है आपका पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद जो हम अगला बात करेंगे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वैश्विक स्तर पे प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित यह इंडेक्स है। इसके बारे में क्या स्थिति है ये भी देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। तो ये जो है ये जारी कौन करता है, तो जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ के द्वारा ये जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया ना कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है। इस रिपोर्ट को जारी करता है आरएसएफ, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 के साथ भारत 161वें स्थान पर है, जो कि भारत
2022 में 150वें रैंक पे था, ये ध्यान में रखेंगे। 180 देशों पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया और 180 देशों की रैंकिंग में भारत का इस बार जो स्थान है वो 161 है 180 में, ठीक है। पहले 2022 में भारत 150वें पे था। क्या है ये देखो, 2023 का जो ये सूचकांक आया है, ये जो इसकी क्या खासियत है, तो क्या रैंकिंग है, तो रैंकिंग में जो टॉप और जो खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं उनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। तो हम बात करें तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, ये टॉप 3 देश हैं जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पे है। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 3 कंट्रीज हैं नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो इस सूची में वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया है, ये सबसे निचले पैदान पे है, ये नीचे से टॉप 3 है। ये स्थिति है, टॉप बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 और टॉप 3 जहां पे सबसे खराब प्रदर्शन है, वो देश कौन से हैं? वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। भारत के अगर पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें, भारत की स्थिति तो आपने देख ही ली। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका ने भी 2022 के 146वें की तुलना में इस वर्ष 135वें स्थान पे, तो श्रीलंका में भी सुधार हुआ है। श्रीलंका 146 था, इस बार 135 पे आया है। पाकिस्तान 150वें स्थान पे है। 3 अन्य देश जैसे तजाकिस्तान एक स्थान नीचे गया है 153वें पे। भारत 11 स्थान नीचे गया है, इस बार 161वें स्थान पे है, क्योंकि लास्ट ईयर 150वें पे था 180 देशों की सूची में, और इस बार क्या है कि 161वें पे है, तो भारत नीचे गया है, भारत का स्कोर खराब हुआ है। तुर्की 16 स्थान नीचे गया है, और जो कि वहां पे समस्या थी। खैर, आपको इसमें सबका याद नहीं रखना, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो ध्यान में रखिएगा भारत से बेहतर कंडीशन में है वहां पे पत्रकारिता। भारत की स्थिति ये है, और जो टॉप 3 है, जो टॉप 3 खराब और टॉप 3 बेहतर वाले, इन सब का भी आपको ध्यान में रखना होगा। भारत के प्रदर्शन विश्लेषण के पे अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो जो सूचकांक है, इसमें भारत की स्थिति 2016 में 133वें स्थान पे थी। उसके बाद से लगातार प्रेस की स्वतंत्रता गिर रही है, क्योंकि भारत में जो प्रेस है वो राजनीति में इन्वॉल्व ज्यादा हो गया, वो सरकार की बातें ज्यादा सुनता है, जनता की बातें न सुनने का, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इस गिरावट का कारण है पत्रकारों और राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया के खिलाफ बढ़ती हिंसा, तो ये सब इंपॉर्टेंट। दूसरी घटना जो सूचना को मुक्त प्रवाह को खतरनाक तरीके से प्रतिबंधित करती है, वो है जो भारत में कुलीन वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उनके द्वारा मीडिया आउटलेट्स का अधिग्रहण करना। जब देखो तो वही लोग बैठ के इंटरव्यू देते रहते हैं, और मीडिया भी उन्हीं का इंटरव्यू ले लेके अपनी टीआरपी बढ़ाने में भारत में लगी रहती है। इसलिए 2016 के बाद से स्कोर भारत का वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र मीडिया के रूप में गिर रहा है। संगठन का दावा है कि भारत में कई पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिए भी मजबूर हैं। दबाव बना दिया जाता है, जग जाहिर है बहुत सारे पत्रकार ऐसे चैनल तक बंद करा दिए जाते हैं भारत में, तो ये स्थिति है। तो ये आप इस सूचकांक में ध्यान रखिएगा जहां से सवाल आएगा। थोड़ा सा आप इसके लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए क्या है। तो 2002 से यह रिपोर्ट जारी कर रहा है, रिपोर्ट सेल्स फ्रंटियर आरएसएफ कह ले या रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये दोनों एक ही, इन्हीं के द्वारा प्रत्येक वर्ष यह प्रकाशित किया जाता है, हर वर्ष आता है। पेरिस में स्थित आरएसएफ है यही रिपोर्ट सेल्स फ्रंटियर्स। संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोनी के अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफोनी OIF के परामर्शी स्थिति के साथ एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है, किसी के अंडर में नहीं, स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है, राय लेता है इन सब रिपोर्ट में, जैसे यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूरोपियन काउंसिल और OIF का। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो OIF है इसमें 54 फ्रेंच भाषी राष्ट्रों का यह समूह है जो यह रिपोर्ट जारी करता है। सेंसरशिप, मीडिया स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करता है, और 180 देशों को उनके प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है, ठीक है। लेकिन यह पत्रकारिता के गुणवत्ता का संकेतक नहीं है, जिस आधार पर काम हो रहा है कि सेंसरशिप कैसा है, मीडिया की स्वतंत्रता कैसा है, पत्रकारों की इस देश में क्या स्थिति है, कितने सुरक्षित है, इन आधार पर डेटा करता है। पत्रकारिता की क्वालिटी पे प्रश्न तो ये खड़ा नहीं करता। तो इस रैंक में 180 देशों में इस बार 2023 में भारत की स्थिति 161 है, ये आप लोग ध्यान में रखना। स्कोरिंग मापदंड
किस पे कैसे होता है, तो 0 से 100 के स्कोर पर आधारित होता है। प्रत्येक देश या क्षेत्र को प्रदान किया जाता है, जो 180 है। इसमें जो 100 है वो सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर की ओर जाता है, जहां की उच्चतम संभव स्तर, और 0 सबसे खराब स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट मूल्यांकन मानदंड, प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन 5 प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके होता है, जिसमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा, इन चीजों को शामिल करके ये जो है ये इंडेक्स तैयार करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हम पढ़ेंगे यहां पे, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन 2023। ये भी हमारे रिपोर्ट से देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे सबसे खुशहाल देश कौन है, 2023 में आया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो टॉप पे कौन सा, फिनलैंड है। टॉप 3 आप देखेंगे तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। ये इस पे भारत टॉप 10 में कहीं नहीं है। भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 125वें नंबर पे है। तो ये है, क्या है ये, इसके आधार पर थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट आप इसे हिंदी में कह सकते हैं, 2023 जारी किया गया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन का यह सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क है, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का, वो जारी करती है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 उसने जारी किया है, जो कि देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। अब एक वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट क्या है, तो आप इसको देखेंगे 2012 के बाद से ये जारी होती है। प्रत्येक वर्ष तकरीबन 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ खुशहाली सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। तो ये भी 2023 में मार्च के महीने में आई होगी। यह रिपोर्ट 150 से अधिक देशों के लोगों में सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली हेतु रैंक प्रदान करता है। 150 देशों में सर्वेक्षण किया जाता है, उस आधार पर फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है। कैसे, ये भी देखेंगे। इस रिपोर्ट में 136 देशों को शामिल किया गया है, यानी 2023 में जो ये रिपोर्ट आई है ये 136 देशों की लिस्ट में से आया है। और इस पे क्या है कि रैंकिंग खुशहाली को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों या 6 मानदंड हैं, जिसके आधार पर वैश्विक स्तर पर खुशहाली को मापा जाता है। कौन सा है कि सामाजिक सहयोग क्या है देशों में, ठीक है, आपस में देश के अंदर, आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार कितना कम है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति कितनी है उस देश में, उस आधार पे यह खुशहाली रिपोर्ट तैयार की जाती है वैश्विक स्तर पे। तो भारत तो ऑब्वियस सी बात है, जब भ्रष्टाचार की बात आ गई तो भारत में भ्रष्टाचार का लेवल तो बहुत ऊपर है, इसलिए भारत की स्थिति बहुत नीचे है। आगे देखें, देशों की रैंकिंग करने के अलावा यह रिपोर्ट 2023 में दुनिया की स्थिति का भी मूल्यांकन करती है। ठीक है, रैंकिंग के बाद विभिन्न देशों का इसमें प्रदर्शन की क्या है, अगर हम देख लें तो इसमें बेहतर कौन से देश हैं। इसमें फिनलैंड जो है लगातार 6ठी बार टॉप पे बना हुआ है। 6 साल से फिनलैंड ही टॉप है, सबसे बेहतर यानी सबसे खुशहाल देशों में वैश्विक स्तर पे। डेनमार्क सेकंड नंबर पे है और आइसलैंड तीसरे नंबर पे है, सबसे खुशहाल टॉप 3 कंट्रीज। ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीर्ष 20 प्रदर्शनकर्ताओं के आंकड़ों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं, मतलब जो टॉप 20 में है वो लगभग बरकरार है, उनमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। लिथुआनिया जो है वो टॉप 20 में अपनी जगह बना लिया है, जो पहले नीचे था। बस ये सब उतना याद रखने की जरूरत है। टॉप 3 देशों का नाम याद रखेंगे, भारत की स्थिति का ध्यान रखेंगे कि भारत का क्या रैंक है। वहीं पर सबसे खराब प्रदर्शन के बारे में जो देखें कि वैश्विक खुशहाली देश में सबसे नीचे किसका प्रदर्शन है, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। उसके बाद लेबनान, सिएरा लियोन और जिम्बाब्वे, ये बाकी कंट्रीज हैं जहां पे सबसे खराब, और सबसे खराब में स्थिति अफगानिस्तान के सबसे नीचे है। ठीक है, भारत का प्रदर्शन क्या है, तो इस बार 136 देशों की लिस्ट आई है। इस बार के 136 देशों में भारत 125वें स्थान पर है। इसे विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक के रूप में भारत इस लिस्ट में प्रदर्शित है। 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था। पिछली बार 136 मतलब लास्ट ईयर 146 देशों की लिस्ट आई थी, तो उसमें भारत 136वें स्थान पर था। इस बार 136 देशों की लिस्ट आई है तो भारत 125वें पे है।
यह नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है खुशहाली के मामले में। यह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब हमने देखा कि सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या है, यूनाइटेड नेशन का है, यही इस रिपोर्ट को जारी करती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में इसको शुरू किया गया था। यह जो है शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए एक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसी उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट। अगला जो और एक और हम रिपोर्ट पढ़ेंगे वो क्या है, इंडेक्स है कि 2023 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या कहता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पे आतंकवाद की बात है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ये क्या है। तो इस पे हम अगर बात करें तो देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI में भारत जो है वो 13वें स्थान पर है। ये ध्यान में रखिएगा, भारत की स्थिति 13वें स्थान पर है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हमलों और मौतों में कमी के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना इस रिपोर्ट का मतलब कि ये देश संलिप्त है, उसमें संलिप्त नहीं, प्रभावित देश। आतंकवाद से कौन सा देश प्रभावित है उसकी ये लिस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। पता चला आप ये सोच रहे हो कि यही मतलब भारत शामिल है, नहीं, आतंकवाद प्रभावित देशों की ये लिस्ट है जो कि जारी की जाती है वैश्विक स्तर पे। ठीक है, इसलिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इसमें भारत 13वें नंबर पे है जो आतंकवाद से प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित है अफगानिस्तान, लगातार चौथे वर्ष भी आतंकवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित बना है, जो कि इस बार तो उसके यहां हमले और मौतों में कमी हुई है, उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो जो GTI रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको टेररिज्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों के डेटा का उपयोग करके थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP के द्वारा तैयार किया जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट कौन तैयार करती है? IEP, थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। टेररिज्म ट्रैकर 1 जनवरी 2007 से आतंकवादी हमलों की घटनाओं का रिकॉर्ड प्रदान करती है। टेररिज्म को ट्रैक करते हैं लोग, ठीक है, कि कहां कहां क्या घटनाएं हैं, और ये 2007 से आतंकवाद का वैश्विक स्तर पर जो जो घटनाएं होती हैं सबको ट्रैक करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और रिपोर्ट तैयार कौन करता है ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। बात करें ये जो डेटा है 2007 से 2022 की अवधि की लगभग 66,000 आतंकवादी घटनाएं इसमें शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की कमी आई है इस सूचकांक के द्वारा, मतलब इस सूचकांक का सब बताता है। यह संख्या घटकर 6,701 मौतों पर पहुंच गई है, जो 2015 में अपने चरम से 38% कम है। 2015 में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाओं के द्वारा मौतें हुई थी, उससे काफी कम है ये। पाकिस्तान वर्ष 2022 में दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर रहा था, जहां पे 634 मौतें केवल आतंकवाद के द्वारा हुई थी। तो ये डेटा है इसका, ध्यान में रखिएगा। दक्षिण एशिया सबसे खराब औसत GTI स्कोर वाला क्षेत्र बना हुआ है अभी भी। दक्षिण एशिया में 2022 में आतंकवाद से 1,354 मौतें हुई थी। आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है कितनी मौतें, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। इस्लामिक स्टेट की बात करें या उसके सहयोगियों की बात करें तो लगातार 8वें वर्ष विश्व स्तर पर सबसे घातक आतंकवादी समूह ये बने हुए हैं। ठीक है ना, ये सब आतंकवादी ग्रुप्स है जो ये सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। 2022 में किसी भी समूह की तुलना में सबसे अधिक और हमले मौतें दर्ज की गई इस्लामिक स्टेट और उनके सहयोगियों का। ये लगातार 8 वर्ष से वैश्विक स्तर पर टॉप पे बने हुए हैं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में। अगला जो एक और हम पढ़ेंगे वो है लॉन्च ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास यानी कि OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और वैश्विक और ये दोनों जो है
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई 2023 जारी करता है। कौन कौन जारी करता है, ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के परस्पर संबंधित अभावों को मापता है और इस आधार पर यह वैश्विक स्तर पर गरीबी का सूचकांक तैयार करते हैं यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखेंगे कि कौन ये रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं वैश्विक स्तर पे, ठीक है ना। 110 देशों के अगर 6.1 अरब लोगों में से जायजा लिया जाए, 1.1 अरब लोग यानी कुल जनसंख्या जो वैश्विक स्तर पे है उस जनसंख्या की 18% जो जनसंख्या है वो बहुआयामी रूप से गरीब है, ठीक है। उप सहारा अफ्रीका में गरीबों की संख्या 534 मिलियन है, वहीं दक्षिण एशिया में यह संख्या 389 मिलियन है, 389 मिलियन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये डेटा है इसका। इन दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक 6 लोग में से 5 लोग गरीब हैं, 6 में से 5 गरीब हैं इन दोनों क्षेत्रों में। एमपीआई आधारित गरीब लोगों में आधे यानी 566 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि वयस्कों में यह गरीबी दर 13.4% है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना गरीब अमीर तो पैसे से तुलना कि बच्चों के पास कहां से पैसा आएगा, यदि पैसे से नहीं है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी। आपने देखा ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन के लिए जरूरी चीजें ये मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इन आधार पर यह गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। पैसे से मत समझ लीजिएगा। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं, ठीक। यूएनडीपी के अनुसार संवेदनशीलता को उन लोगों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो गरीब नहीं है, लेकिन सभी भारित संकेतों के 20 से 33.30% से वंचित हैं। उनकी भेद्यता हिस्सेदारी बहुत अधिक हो सकती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास चीजें नहीं है, लेकिन जो पैमाना बना है कि ये आवश्यक चीजें मिल रही है कि नहीं, उस आधार पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। यूएनडीपी ने ऐसा कहा। भारत की लगभग 18.7% आबादी इसी श्रेणी में आती है जो गरीब नहीं है, लेकिन जो भी संकेतक है इस संकेतक में यह शामिल है। 18.7% ऐसी आबादी है। गरीबी उन्मूलन में भारत की क्या प्रगति है, यह भी आप थोड़ा सा इस पर गौर फरमाएं। भारत जो है वो कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम सहित 25 देशों में से एक देश है जिन्होंने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा किया है। मतलब पहले से बेहतर प्रदर्शन पे किया है, पहले से आधा प्रोग्रेस काफी बेहतर हुआ है। ये 25 देशों में से एक देश भारत भी इनमें है। वर्ष 2005-6 और वर्ष 2019 से 21 के बीच में लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बच गए थे। तो एक डेटा है, ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का। भारत में अगर गरीबी की घटनाओं का आप देखें तो गिरावट आई है। 2005 से 6 में 15.1% था, जो घट करके 19-21 में 16.4% हुई है, यानी लोगों को चीजें मुहैया हुई है। ये ध्यान में रखिएगा। 2005-6 में भारत में लगभग 645 मिलियन लोगों ने बहुआयामी गरीबी का अनुभव किया। यह संख्या 2015-16 में घटकर लगभग 370 मिलियन हो गई। 15-16 में 645 से 370 और 19-20 में ये फिर 230 मिलियन हो गई। तो ये काफी पहले से बेहतर कंडीशन में है। अभाव संकेतकों में सुधार तो कौन से 3 संकेतक है जिनके आधार पर यह सूचकांक जारी किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 पैमानों को देखा जाता है कि इस क्षेत्र में कितना डेवलप कौन सा देश है, वहां के लोगों को इन तीनों चीजों में कितना चीजें किस स्तर पे मिल रही हैं, उस आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है। सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक समूहों में गरीबी में गिरावट समान रह रही है। इन तीनों क्षेत्रों में ध्यान में रखिए, भारत की बात हो रही है। सबसे गरीब राज्यों और समूहों जिनमें बच्चे एवं वंचित जाति के समूह लोग शामिल हैं, वो सर्वाधिक वहां पे तीव्रता से प्रगति हुई है, जो पहले कमजोर राज्य थे भारत में।
ठीक है। बहुआयामी रूप से गरीब और पोषण से वंचित लोगों का प्रतिशत जो है वर्ष 2005-6 में इतना था 44.30, जो कि घट करके 11.8 हुआ, और बाल मृत्यु दर जो कि 4.5 थी घट करके 1.5 हुई। स्वास्थ्य, पोषण और इन सब वजहों से जो बाल मृत्यु हुई। एक डेटा है, इसको कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखिएगा कि भारत में इसमें डेवलप किया है, प्रगति किया है पहले के तुलना में। एक और जो हमारा अगला है वो है हेल्थ इंडेक्स। हेल्थ इंडेक्स के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। और ये भी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है। ये स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 का है और 2023 में ही जारी किया गया है। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं पहले। तो 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र एवं वृद्धिशील प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक प्रारंभ किया। 2017 में शुरू किया गया, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए सहयोग कौन कौन, तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग के साथ ऐसा शुरू किया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य था कि वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक है, प्रत्येक वर्ष आता है, कि स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य प्रणालियों का क्या प्रदर्शन है, इस पे की गई प्रगति को ट्रैक करना और फिर रैंक प्रदान करना और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है। मापदंड क्या है, किस आधार पे होता है ये, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 मापदंडों का आकलन इसमें करना पड़ता है। वृद्धिशील प्रदर्शन यानी वर्ष दर वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा राज्य कितनी प्रगति कर रहा है, और समग्र प्रदर्शन ओवरऑल कितना प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। श्रेणी रैंकिंग 3 श्रेणियों के तहत इसमें दी जाती है भारत के राज्यों और यूनियन टेरिटरी को, कि समान संस्थाओं के बीच तुलना कितना है कि वहां पे किया जाता है, सुनिश्चित करने के लिए विशाल राज्य की कोई बड़ा राज्य है वहां पे वैसी संस्थाएं हैं, उनके बीच क्या किस तरीके से कौन बेहतर प्रदर्शन, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस तरीके से ये 3 कैटेगरी, बड़ा राज्य, छोटा राज्य, यूनियन टेरिटरी, 3 कैटेगरी में ये रिपोर्ट जारी की जाती है भारत में। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो जो स्वास्थ्य सूचकांक है एक समग्र स्कोर है जो कि 3 क्षेत्रों में 24 संकेतकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धियों और वृद्धिशील सुधारों को दर्शाता है। वो कौन से 3 क्षेत्र हैं कि उन राज्यों में स्वास्थ्य परिणाम कितना है, शासन व सूचना तथा प्रमुख इनपुट और प्रक्रियाएं कितनी है, इस आधार पे 24 संकेतक है इन तीनों में, उनको फुलफिल करके करता है। इनपे क्या क्या, जैसे उदाहरण के लिए नवजात मृत्यु दर क्या है, कुल प्रजनन दर क्या है, जन्म के समय लिंग अनुपात राज्यों में क्या है, टीकाकरण की स्थिति क्या है, संस्थागत प्रसव का अनुपात क्या है, तपेदिक के कुल मामलों की क्या सूचना है राज्यों में, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी एचआईवी के साथ रहने वाले लोगों का अनुपात और संकेतक, इन सब आधार पे यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार की विशेषता अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में आता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरी। तो बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो 19 बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना बेहतर प्रदर्शन किए हैं वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में। एक टॉप 3 पे है, केरल पहले पे, तमिलनाडु दूसरे पे और तेलंगाना तीसरे पे बड़े राज्यों की कैटेगरी में। वहीं पे बड़े राज्यों की कैटेगरी में बात करें तो बिहार 19वां, उत्तर प्रदेश 18वां और मध्य प्रदेश 17वें स्थान से, ये तीनों सबसे निचले पायदान पे हैं बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में। तो ये डेटा ध्यान में रखिएगा इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही अगर हम छोटे राज्यों की बात करें, जो राज्य छोटे हैं, उनमें त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है छोटे राज्यों में, जो टॉप पे है। और इसके बाद सिक्किम और गोवा एक टॉप 3 है छोटे राज्यों में जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन, त्रिपुरा, सिक्किम और फिर गोवा। वहीं पर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर इस सूची में अंतिम है, यानी अरुणाचल प्रदेश 6ठे पे, आपका नागालैंड 7वें पे, मणिपुर 8वें पे। छोटे राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति में ये नीचे पायदान पे ये तीनों राज्य हैं। वही यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है वो टॉप पे है, ठीक है, और दिल्ली सबसे नीचे है।
ये ध्यान में रखिएगा। यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में क्या स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चलिए टॉप पे दिल्ली जो कि राजधानी है वो सबसे निचले पायदान पे। वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर अगर बात करेंगे कौन सा राज्य पहले की तुलना में अपने आप को प्रोग्रेस किया है स्थिति में, वो राजस्थान है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है। इन्होंने 2019-20 में जो इनका प्रदर्शन था उससे बेहतर इन्होंने किया है, अपनी स्थिति में सुधार किया है 2020-21 में। तो टॉप शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में ये तीन राज्य राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, जो पहले की तुलना में अपने यहां पे काफी प्रोग्रेस हासिल किए हैं। ये सब बातें हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक और हमारा इंडेक्स है आपका इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2023 क्या कहता है, क्या है इंपॉर्टेंट। तो ये जो है यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक 2023 जारी किया जाता है। और भारत जो है वो 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में इसमें 42वें स्थान पे है। 55 देशों में भारत की स्थिति 42वें स्थान पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक पे, ठीक है, आईपी सूचकांक 2023 पे, ये ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अमेरिका जो है वो सबसे टॉप पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये टॉप 3 कंट्रीज है जो आईपी सूचकांक में टॉप 3 है। भारत इसमें 42वें स्थान पे है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये आईपी सूचकांक होता क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? ये जो सूचकांक है 50 अद्वितीय संकेतों में प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आईपी ढांचे का मूल्यांकन करता है। ये 50 संकेतक है, इनमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसका मूल्यांकन, उद्योगों का मानना है कि सबसे प्रभावी आईपी सिस्टम वाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे, अभी देखते हैं कि संकेतक जो है आईपी पारिस्थितिकी तंत्र की अर्थव्यवस्था का एक स्नैपशॉट बनाते हैं और सुरक्षा की 9 श्रेणियों को इसमें कवर करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या उसमें है? आपका पेटेंट, आपका है इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अधिकार, व्यापार भेद, आईपी संपत्ति का व्यवसायीकरण, प्रणाली दक्षता, सदस्यता, अंतरराष्ट्रीय संधियों का समर्थन, ये पूरी स्थिति है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से किया जाता है। अभी बौद्धिक संपदा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बौद्धिक संपदा मन की संरचनाओं को संदर्भित करती है, जैसे कि कोई आविष्कार हो गया, कोई साहित्यिक और कलात्मक कार्य हो गया, कोई प्रतीक हो गया, कोई नाम और वाणिज्य हो गया। इनमें उपयोग में की जाने वाली जो छवियां हैं, जो इमेजेज है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यह व्यक्तियों अथवा कंपनियों को उनके रचनात्मक अभिनव और कार्यों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कानूनी रूप से संरक्षण देता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो अधिकार है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 27 है, उसमें इसके बारे में उल्लिखित भी है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा क्या क्या बातें हैं। इस कानूनी सुरक्षा उपायों के कारण रचनाकार को उसकी रचनाओं को विनियमित करने और दूसरों द्वारा उप रचनाओं के उपयोग तथा अनाधिकृत प्रतिकृति का प्रतिबंधित करने में इसमें सहायता मिलती है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रकार क्या क्या है? तो जो बौद्धिक संपदा के जो प्रमुख प्रकार है उसमें आविष्कारों के लिए पेटेंट है, ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क है, कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के लिए कॉपीराइट है, ठीक है, गोपनीय व्यवसायिक जानकारी के लिए व्यापार की गोपनीय जानकारियां और उत्पाद की प्रस्तुति के लिए औद्योगिक डिजाइन वगैरह इसमें शामिल है। तो यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। भारत और आईपीआर के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं या समझौतों पे, यानी जो ट्रिप्स समझौता है उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत विश्व बौद्धिक संपदा यानी वीपो का भी सदस्य है, जो पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी निकाय है। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 में बनाई गई थी, जो मई 2016 से देश में आईपीआर के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में भारत ने अपनाया था। इसका आदर्श वाक्य है सृजनात्मक भारत, नवचारी इंडिया, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के साथ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा क्या क्या बातें और क्या क्या चीजें। तो ये जो हमने देखा ये हमारा आज का ये यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा अपना पार्ट 1 जो प्रीलिम्स 2024 के लिए आपके जितने भी सूचकांक और रिपोर्ट हैं।
तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। कल फिर हम लोग इसका पार्ट 2 ले लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।